नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 8 के एक और टॉपिक भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा। कक्षा 8 से जुड़ा हुआ ये हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि आखिर भारत की इस अर्थव्यवस्था के ऊपर अंग्रेजी जो शासन आया हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, तो वो जो शासन था वो किस प्रकार इस भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। देखिए, अगर हम बात करें कि जिस समय भारत जो है वो अंग्रेजों के उपनिवेश बन गया था, तो अंग्रेजों के उपनिवेश बनने के बाद जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खराब होने लगी। जहाँ पर हम बात करते हैं व्यापारिक संबंधों की, भारत के बाहरी दुनिया के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, चाहे हम बात कर लें दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया की, हम बात करें रोम की, तो इन सब के साथ हिंदुस्तान जो है वो कपड़ा, अनाज, धातु के सामान आदि जो है भेजता था, इनका व्यापार करता था इन देशों के साथ। इसके बदले मिलता क्या था? इसके बदले बाहर से सोना चांदी हिंदुस्तान के अंदर आता था और ऐसा लगता था कि विदेशों में बने हुए किसी भी सामान के लिए अगर भारत की स्थिति को देखी जाए तो भारत में मांग नहीं थी। भारत में केवल मात्र जो चीज़ें आती थी वो आती थी सोना। भारत में सोना आता था केवल, और सोना जो था वो यहाँ से बाहर नहीं जाता था। और इसी कारण आप मान के चलिए कि भारत देश के अंदर और सामान तो बाहर हम निर्यात करते थे, लेकिन भारत को आयात की अगर बात की जाए तो विदेशों से कोई भी चीज़ आयात करने की भारत को ज़रूरत नहीं पड़ी। एकमात्र जो चीज़ आयात होती थी वो थी सोना, यानी बाहर से सिर्फ सोना आता था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सीधी सी बात निकल कर सामने आती है कि भारत क्या है? भारत सोने की चिड़िया है। तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? हो सकता है इसी कारण कहा जाता हो कि भारत के अंदर जो बाहर से सोना आता था वो भारत के अंदर ही था, लेकिन वो बाहर नहीं जाता था वापस। लेकिन जब से अंग्रेजों का उपनिवेश भारत बना, अब पहले तो एक शब्द बार बार आ रहा है उपनिवेश, तो आखिर ये उपनिवेश क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो उपनिवेश क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। उपनिवेश, उपनिवेश कि आखिर ये उपनिवेश क्या है। देखिए दोस्तों, अगर उपनिवेश की हम बात करते हैं तो ये जो शब्द है ये किसी एक देश का दूसरे देश पर अधिकार की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगर हम बात करें तो जब कोई शक्तिशाली देश, देखिए शक्तिशाली होगा तभी वो दूसरे देश को अपने अधीन कर पाएगा। तो जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश पर आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अधिकार कर लेता है तो वह देश जिस पर अधिकार कर लिया जाता है, वह देश जिस पर अधिकार कर लिया जाता है क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश कहलाता है। देखिए, इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर दो चीजें आ रही है कि एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिकार कर लेता है, और ये अधिकार जिस देश पर किया जाता है वह देश उपनिवेश कहलाता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अंग्रेजों के अधीन हो गए, अंग्रेजों के उपनिवेश बन गए, तब हमारे जो आर्थिक हालात थे वो धीरे धीरे खराब हो गए। अब एक बात कर लेते हैं
कि आखिर उस समय जो तात्कालिक भारत की आर्थिक स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो तात्कालिक भारत की आर्थिक स्थिति थी किस प्रकार की, आर्थिक स्थिति थी किस प्रकार की। तो आर्थिक स्थिति का जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, अगर हम 15वीं 16वीं सदी की बात करें तो 15वीं 16वीं सदी में स्पेन के लोगों ने अमेरिका की खोज के बाद अमेरिका में क्या करना शुरू कर दिया, लूटपाट करना शुरू कर दिया और काफी मात्रा में सोना चांदी लूटकर वो स्वयं के देश में ले गए। इससे यूरोप में हिंदुस्तान के सामान को खरीदने लायक जो संपन्नता थी वो आ गई, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ से कपड़ा, अनाज, धातु के सामान आदि दुनिया को भेजे जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में जो ये लूटा हुआ सामान था उससे जो इनके पास संपन्नता आई, उस संपन्नता से ये हिंदुस्तान का सामान खरीदने के लायक हो गए। और 15वीं सदी के मध्य तक आते आते ये, क्योंकि व्यापारिक केंद्र तो ढूंढ ही रहे थे, तो ऐसी स्थिति में एक नाविक आया पुर्तगाल से, और पुर्तगाल के उस नाविक का नाम दोस्तों आप जानते होंगे, उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला और इसके बाद धीरे धीरे यूरोप के व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान आने लगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एक प्रश्न निकलकर सामने आता है कि आखिर किसने भारत का रास्ता ढूंढा। कई बार प्रश्न आपने देखा भी होगा ये कि पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा द्वारा समुद्री रास्ते से भारत का आने का मार्ग ढूंढा। पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा द्वारा समुद्री रास्ते से भारत का आने का मार्ग ढूंढा ने, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने समुद्री रास्ते से भारत का आने का जो मार्ग था वो ये मार्ग ढूंढ लिया। अब दोस्तों ये जो मार्ग ढूंढा, इसके बाद धीरे धीरे जो व्यापारी थे वो आने लग गए और यूरोप के व्यापारी कंपनियां बनाकर दूर दराज के इलाकों में व्यापार करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। अब पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने अरब सागर के समुद्री रास्ते पर नाके स्थापित कर दिए, क्योंकि जो वहां से जहाज जाते थे उन जहाजों को क्या करते थे, वो उन जहाजों को रोक कर आने जाने वाले प्रत्येक जो जहाज थे उनसे चुंगी वसूल किया करते थे, यानी टैक्स लिया करते थे कि साहब जो इस रास्ते से जाएगा वो हमें टैक्स पे करके जाएगा, हमारी चुंगी देकर जाएगा। और जो व्यक्ति, जो जहाज इस चीज के लिए मना करता था, वो चुंगी नहीं देता था, तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता था। और ये स्थिति कब तक चलती रही, ये तब तक चलता रहा जब तक कि अंग्रेज कंपनी के जो जहाज थे उन जहाज़ों ने जो तोप थी उसके माध्यम से समुद्र पर अपना सामरिक वर्चस्व जो था, चारों तरफ वर्चस्व जो है कायम नहीं कर लिया। ये चीज़ें तब तक चलती रही। तो अंग्रेज कंपनी के आने के बाद पुर्तगालियों का थोड़ा सा ये जो चुंगी वसूल करने का कार्य था वो कहीं हद तक रुक गया। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आखिर ये जो चुंगी वसूल करने का काम था वो किस प्रकार किया गया। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे आता है किसके द्वारा किया जाता था, तो पुर्तगालियों द्वारा कहाँ पे बनाया गया, अरब के समुद्री रास्ते पर, अरब के समुद्री रास्ते पर क्या स्थापित किए गए, नाके स्थापित किए गए। तो नाके स्थापित करके वहाँ से जो जहाज जाते थे, वहाँ से आने जाने वाले जो जहाज थे उन जहाज़ों पर क्या कर दिया गया, उन जहाज से चुंगी यानी कर, तो चुंगी ली जाती थी। ठीक है। तो अरब के समुद्री रास्ते पर, अरब क्या, अरब सागर, ये सागर है दोस्तों यहाँ पर है ना, अरब सागर। तो अरब सागर
के समुद्री रास्ते पर नाके स्थापित कर वहां पर आने जाने वाले जो जहाज थे उनसे वो चुंगी जो ली जाती थी वो उनकी प्रथा चालू थी, ये मान लीजिए आप। अब 18वीं सदी के पूर्वार्ध की स्थिति आई दोस्तों। 18वीं सदी के पूर्वार्ध की स्थिति में अंग्रेज कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बन गई। 1600 के अंदर जब जहांगीर का शासनकाल यहाँ चलता था, उस समय जो कंपनी थी उसने यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर व्यापार करने की जो अनुमति थी वो मांगी थी, और अनुमति मिलने के बाद 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक जो अंग्रेज कंपनी थी वो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बन गई थी। और ये यूरोपीय कंपनी जो सबसे बड़ी बनी, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आराम से ये कार्य करती रही, कई जगह जो है वो मुगल साम्राज्य के साथ कंपनी की झड़प भी हुई। अगर हम बात करें सूरत बंदरगाह की, तो सूरत बंदरगाह से मुगल साम्राज्य के साथ कंपनी की लड़ाई हुई, और लड़ाई में कई बार मुगल सेनाओं ने कंपनी को हरा भी दिया और कंपनी के अधिकारियों द्वारा माफ़ी मांगने पर उन्हें वापस छोड़ भी दिया गया। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु आया वो हमने बात की कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक, 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक क्या हुआ, अंग्रेज कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बन गई। तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी जो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली थी कौन थी? तो कौन थी? वो थी अंग्रेज कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं। यहीं पर एक बात हमने बात की कि इनके मध्य लड़ाई कहाँ हुई, तो मुगल व कंपनी के मध्य लड़ाई, कहाँ पे ये लड़ाई हुई? ये लड़ाई हुई सूरत बंदरगाह पर। सूरत बंदरगाह पर यह लड़ाई हुई जो कि इनकी लड़ाई थी। वहाँ पर कंपनी की सेना को हराया गया मुगल के द्वारा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा माफ़ी जो है वो मांग ली गई। तो ये स्थिति जो है वो चलती रही। अब अगर थोड़ा सा और आगे चले दोस्तों, तो बात आती है 1717 की। 1717 में क्या हुआ ऐसा दोस्तों? 1717 के अंदर जो मुगल सम्राट थे मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को एक फरमान दे दिया। और क्या कहा उस फरमान के अंदर? उस फरमान के अंदर यह कहा कि कंपनी जो है वो मुगल सम्राट को सालाना 3000 रुपए देगी, और इसकी एवज में कंपनी सारे देश में बगैर चुंगी लिए व्यापार कर सकती है। देखिए यहां पर ये जो बात फर्रुखसियर के द्वारा कही गई, ये जो फरमान भेजा गया, इसके बाद क्या हो सकता है आप खुद जानिए कि कंपनी को पूरे देश में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। और जहां बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति दे दी तो क्या होगा, कंपनी हिंदुस्तान में अपना व्यापार जो है वो दिनों दिन बढ़ाने लगी, क्योंकि अब उसे कोई टैक्स तो पे करना ही नहीं पड़ रहा था। सिर्फ सालाना 3000 रुपये देने थे और कंप्लीट वो कभी भी कोई भी जो व्यापार थी अपना वो कर सकती थी। तो इतनी जो खुली छूट थी ये इसके द्वारा मिल गई। तो यहाँ पे इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन था उस समय? मुगल सम्राट था फर्रुखसियर ने अंग्रेज कंपनी को फरमान दिया। क्या फरमान दिया? ये फरमान दिया कि कंपनी, तो क्या थी दो मुख्य बातें इसमें, कंपनी मुगल सम्राट को 3000 रुपए देगी, पहली बात तो ये।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह लिख दी कि इसकी एवज में क्या होगा, एवज में कंपनी जो है वो सारे देश में बगैर चुंगी दिए, देखिए महत्वपूर्ण बात है ये दो, बगैर चुंगी दिए क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पे फर्रुख सियर के द्वारा जो ये फरमान भेजा गया 1717 के अंदर, मुगल सम्राट कौन था, फर्रुख सियर। उन्होंने अंग्रेज कंपनी को क्या फरमान दिया कि भाई आप हमें क्या करेंगे, 3,000 रुपये सालाना पे करेंगे, और ऐसी कंडीशन में जो आप हैं बगैर चुंगी दिए, ये बगैर चुंगी दिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बगैर चुंगी दिए कंपनी के सारे देश में व्यापार करने की अनुमति इसको दे दी गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, देखिए जब आने वाला समय जहां पर उसको व्यापार करने का मौका मिल गया, ऐसी कंडीशन में अंग्रेज जो कंपनी थी, उस अंग्रेज कंपनी ने लगभग सारी यूरोपीय कंपनियों को बंदूक के दम पर देश से हटा दिया, क्योंकि अब उसको तो प्रॉपर क्या मिल गया था, अधिकार मिल गया था ना कि साहब आप यहां पर बिना किसी टैक्स को पे दिए व्यापार कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, सारे व्यापार के ऊपर अंग्रेज कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया, और इस तरह कंपनी जो थी वो अपनी ताकत से व्यापार करने लगी और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाने लगी। जहां पर वह बंदूक के बल पर इस तरह के व्यापार को बढ़ाने लगी, तो धीरे धीरे क्या किया उसने इस बंदूक का जो दम था वो भारतीय शासकों को ही दिखा दिया। भारत के मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब को इन्होंने दबा दिया, और ऐसी कंडीशन में बंगाल में भी कंपनी के जो व्यापारी थे उन्होंने अपना कारोबार जोर जबरदस्ती से करने लगे वो वहां पर। तो देखिए एक छोटी सी गलती फर्रुख सियर की वो पूरी की पूरी इस बाजी को पलट देती है कि जहां पर उन्हें बगैर चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी, वहीं पर यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ा लिया और बंदूक के दम पर सभी कंपनियों को भगाकर खुद जो है वो एक छत्र अधिकार कर बैठी इस भारतीय व्यापार के ऊपर, भारतीय जो बाजार था उस बाजार के ऊपर। अब आखिर बात करें कि भारत के उद्योगों पर इस कंपनी का क्या प्रभाव पड़ा, तो आइए चर्चा करते हैं कि भारत के उद्योगों पर कंपनी का क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम बात करते हैं भारत के उद्योगों पर कंपनी के प्रभाव की। भारत के उद्योगों पर कंपनी का प्रभाव क्या पड़ा, ये हमें यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ। अब दोस्तों जब कंपनी के प्रभाव की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की। कब हुई है प्लासी की लड़ाई? प्लासी की लड़ाई हुई 1757। प्लासी की लड़ाई 1757 में जब कंपनी की विजय हो गई, तो विजय के बाद कंपनी के लिए यह संभव हो गया कि वह बंगाल के अंदर अपनी व्यापारिक स्थिति को फैला सके। और चूंकि कंपनी तो वैसे ही बंदूक की नोक पे चल रही थी, तो जब यहाँ पर कंपनी की विजय हो गई, तो कंपनी की विजय होने के बाद इसने बंगाल में दहशत का राज फैला दिया, और अपनी नई शक्ति जो इनको प्राप्त हुई, इस नई शक्ति के बल पर जो बंगाल के कारीगर थे उन कारीगरों को कच्चा माल जो है वो बड़े दामों पर देते थे, और उनसे जो बना हुआ सामान था वो 1/4 कीमत पर खरीदते थे। अब आप देखिए कि जहां 100 रुपए में कोई चीज उनको बेची जाती थी, उस 100 रुपए की जगह खरीदी ये तो कितनी, ये बेची जाती थी उनको कच्चा माल, और खरीदा कितने जाता था, 25 रुपए में खरीदा जाता था। अब आप देखिए 100 रुपए की जो सामान देकर वो सामान खरीद रहे हैं, पैसा देकर सामान खरीद रहे हैं 100 रुपए का, और वापस जब बनाया तो उनको 25 रुपए ही मिल रहे हैं। तो ऐसी जो लूट थी वो खुलेआम लूट उन्होंने यहाँ पर कर दी, और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि आने वाले जो कई वर्ष थे उन वर्षों में कारीगर जो थे अपना काम छोड़कर या तो भाग गए, या फिर उनकी कमाई इतनी कम हो गई कि वो भुखमरी के शिकार हो गए। तो ऐसी कंडीशन में बंगाल की जो स्थिति थी, वहां की जो कारीगरों की स्थिति थी, वो बिल्कुल धीरे धीरे गर्त में जाती रही। अब
बंगाल की अगर बात की जाए तो दोस्तों बंगाल से लगभग 90 किस्म का जो कपड़ा था वो बनकर यूरोप के बाजारों में जाता था। तो इतना समृद्ध बंगाल का जो व्यापार था वो था। और 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अगर बात करें कि जहां पर जो 90 किस्म का कपड़ा बनकर जा रहा था, 18वीं सदी के अंत तक बंगाल का लगभग सारा कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। और यह कंडीशन क्यों आई? यह कंडीशन इसलिए आई कि जो प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी विजय जो हो गई, उसके बाद कंप्लीट जो वहां का कारोबार था वो कंपनी ने नष्ट कर दिया। यहां पर कुछ बातें जो निकलकर सामने आई उनको हम एक बार गौर कर लेते हैं। हमने बात की कि कारीगरों की जो स्थिति थी, कारीगरों को कच्चा माल जो दिया जाता था वो कच्चा माल बड़ी कीमत पर दिया जाता था, बड़ी कीमत पर दिया जाता था। और जो उनसे बना हुआ कच्चा माल था, पक्का माल था सॉरी, उनसे बना जो सामान था वो सामान 1/4 से कम दाम पर खरीदा जाता था। ठीक है, एक चीज तो ये यहां पर निकलकर सामने आई। दूसरा, यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, अब देखिए हम यहां बात कर रहे हैं कि जब 1/4 पर सामान खरीदा जा रहा है तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बंगाल से लगभग ये कपड़ा उद्योग था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। और लोग यहाँ के जो थे वो ये मानने लग गए थे कि अंग्रेज कंपनी जो थी, उस अंग्रेज कंपनी ने क्या किया दोस्तों, ढाका के अंदर एक प्रसिद्ध चीज है, ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले जो कारीगर हैं उनका काम काफी प्रसिद्ध था। और अंग्रेज कंपनी ने क्या किया, अंग्रेज कंपनी ने कहा जाता है कि उनके अंगूठे ही काट डाले। कैसे काट डाले? क्योंकि इन कारीगरों के बारे में ये मशहूर था कि इनके द्वारा जो साड़ी बनाई जाती थी वो साड़ी इतनी महीन होती थी कि अंगूठी में से निकाली जा सकती थी। यानी इतनी महीन साड़ी कि आप अंगूठी के बीच में से उनको निकाल सकते थे, इतनी महीन साड़ी बनाते थे ढाका के कारीगर। किंतु अंग्रेजों के द्वारा जो इनका शोषण किया गया, उस शोषण के बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये बिल्कुल उत्पीड़ित हो गए और भुखमरी के शिकार होकर और अपना जो उद्योग था, अपना जो पारंपरिक पेशा था, उसको ही ये खत्म इनका हो गया और इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई। तो यहाँ पर एक प्रश्न और हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कौन से जो लोग थे या कौन से कारीगर थे जिनकी साड़ी, मलमल की साड़ी प्रसिद्ध थी। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि ढाका के कारीगर, ढाका के मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगर के द्वारा बनाई गई साड़ी क्या होती थी, इतनी महीन होती थी। ये विशेषता है दोस्तों, इतनी महीन होती थी कि उसे अंगूठी में से निकाला जा सकता था। तो कहाँ के कारीगर थे जिनके द्वारा बनाई गई साड़ी को अंगूठी में से निकाला जा सकता था? ढाका के मलमल के कारीगर, मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगर थे। और इनके साथ स्थिति कैसी आई? इनके साथ स्थिति हुई कि भुखमरी की स्थिति ने इनको घेर लिया और आने वाले समय में क्या हो गया, कपड़ा उद्योग जो है वो नष्ट हो गया। ये प्रभाव पड़ा दोस्तों भारतीय उद्योगों पर कंपनी का। तो इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा बाजार जो था कंपनी ने वो नष्ट कर दिया। अब जब बाजार नष्ट हो गया तो स्थिति क्या आई दोस्तों, बाजार नष्ट होते ही अब आया कि अंग्रेजों द्वारा इस भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया। तो ये स्थिति हमने देखी कि कैसे हम उपनिवेश बने, उपनिवेश बनने के बाद हमारे जो स्थिति थी वो कैसे परिवर्तित हो गई। कहाँ पर हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और कहाँ हमको जब किसी शक्तिशाली देश ने उपनिवेश बना लिया तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि आर्थिक स्थिति धीरे 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 समाप्त होती गई। हमारा जो व्यापार था वो व्यापार समाप्त होता रहा और हमने अपने ही द्वारा जो हमारे उस समय राजा थे, तत्कालीन राजा थे, मुगल सम्राट थे, उनके एक गलती के कारण कि आप पूरे
भारत में बगैर चुंगी दिए व्यापार कर सकते हैं, ऐसी कंडीशनें जो उन्हें दी गई, ऐसी शर्तें जो उनके सामने रखी गई, उससे पूरा का पूरा बाजार जो था वो नष्ट हो गया, कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। अब आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कैसे हुआ, उन कारणों को दोस्तों हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।